गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है आज के इस केमिस्ट्री लेक्चर में। मैं रजनीश कुमार और कल अपने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। आज हम क्या करेंगे, नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एटम। एटम के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एटम यानी कि परमाणु। परमाणु के बारे में अपने अध्ययन करेंगे। ठीक है, परमाणु क्या होता है सबसे पहले हमें परमाणु को देखना है। तो सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया था? जॉन डॉल्टन ने बताया था। सबसे पहले किसने बताया था? जॉन डॉल्टन ने बताया था 1808 ईस्वी में। इन्होंने बताया कि कोई भी पदार्थ है, कोई भी मैटर है, जिसको हम उसको काटते जाएं, उसको हम काटते जाएं, लास्ट में एक ऐसा हिस्सा बचेगा या ऐसा भाग बचेगा जिसका कुछ अपने आगे नहीं विभाजित कर सकते। ठीक है, कहने का मतलब इन्होंने बताया कि एक यानी कि पदार्थ कैसे होता है जिसको हम आगे से काटते जाएं, लास्ट में एक ऐसा पार्टिकल है जिसको हम आगे काट ही नहीं सकते, तो वो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु। अब परिभाषा के अंदर ही डेफिनेशन में आपको पता चला है कि परमाणु एक अविभाजित कण है। कैसा है? अविभाजित कण है। अविभाजित कण है। और उसके बाद में भारत के महर्षि कणाद, भारत के जो महर्षि कणाद थे, उन्होंने बताया कि कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। इन्होंने कब बताया? 6वीं शताब्दी में बताया था। 6वीं शताब्दी में इन्होंने बताया था। इन्होंने बताया कि कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और हम इस छोटे कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। परमाणु एक अविभाजित कण है। इसे हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, तो ये बहुत ही सूक्ष्म होता है, बहुत ही सूक्ष्मतम कण होता है। जैसा कि आपको डेफिनेशन से पता चल गया होगा कि ये पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसको हम काटते जाएं, लास्ट में एक ऐसा जो हम आगे काट ही नहीं सकते, तो वो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। तो इसकी विशेषता क्या है? ये एक अविभाजित कण है, यह सबसे सूक्ष्म कण है, यानी कि इसको हम आंखों से देख नहीं सकते। इसका कोई स्थायित्व नहीं है। इसका कोई भी क्या स्थायित्व नहीं है। हमारे पास तीसरा पॉइंट क्या आता है? ये इसका स्थायित्व नहीं है, यह स्थायी नहीं होता। यह स्थायी नहीं होता यानी कि मुक्त नहीं होता। कैसा नहीं होता? मुक्त अवस्था में नहीं होता। ये किस रूप में पाया जाता है? संयुक्त रूप में पाया जाता है, यौगिक मिश्रण के रूप में, अणुओं के रूप में पाया जाता है। ये स्थायी नहीं होता, मुक्त नहीं होता है। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा? पदार्थ का अविभाजित हिस्सा क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। इसका कोई स्थायित्व नहीं होता, यानी कि मुक्त अवस्था में नहीं होता। सबसे पहले खोज किसने की थी? जॉन डॉल्टन ने। और परमाणु शब्द किसने दिया? आपसे पूछ लिया जाए कि परमाणु शब्द किसने दिया, तो शब्द भी किसने दिया है? जॉन डॉल्टन ने दिया था 1808 ईस्वी में। ठीक है, तो ये तो हो गए सिंपल जानकारी, नॉर्मल। आगे हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, पदार्थ को हम काटते गए, आगे से आगे क्या करें? काटते गए, तो आपको पता लास्ट जो अंश बचेगा वो क्या है? परमाणु है। तो हमें अब क्या कह सकते हैं? परमाणु के बारे में क्या कह सकते हैं? परमाणु के बारे में क्या कह सकते हैं? अर्थात पदार्थ की सबसे छोटी इकाई। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? परमाणु। कौन है? परमाणु। सेम टू सेम वही बात है। हमारा शरीर वो किससे मिलकर बना हुआ है? तंत्र से। तंत्र किससे मिलकर बने हैं? अंगों से। अंग किससे मिले? टिश्यू से। और टिश्यू किससे मिले? सेल से। तो हमारे शरीर की जो इकाई होती है वो कौन सी होती है? कोशिका होती है। और उसी तरह हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है उसकी इकाई कौन सी होती है? तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका यानी कि नर्व सेल होती है,
उसी तरह पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, परमाणु होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि शरीर की जिस तरीके से सबसे छोटी इकाई कोशिका है, उसी तरह पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, परमाणु। परमाणु क्या होता है, परमाणु आपको पता चल गया क्या होता है। अब परमाणु, दो परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक जो परमाणु मिलके नया जो भी बनाएंगे उसे हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। अब देखिए, दो या दो से अधिक परमाणु मिलके बनाएंगे अणु, तो इसका मतलब परमाणु तो अविभाजित कण है, लेकिन अणु क्या विभाजित है, क्योंकि दो या दो से अधिक मिलके बना रहे ना। अगर हम उसको काटेंगे तो दो बन जाएंगे, अगर चार है तो दो दो बन जाएंगे, उनको और काटेंगे तो चार अलग हो जाएंगे ना परमाणु। इसलिए जो अणु होता है हमारा वो क्या होता है, एक विभाज्य होता है, विभाजित पार्टिकल होता है या विभाजित कण होता है, इसको हम विभाजित कर सकते हैं। ठीक है। अणु दो प्रकार के होते हैं, अणु दो प्रकार के होते हैं। किस बेस पर, परमाणु की रिएक्शन के आधार पर भी परमाणु किस कंडीशन के हैं, किस अवस्था के हैं। अगर हम देखो परमाणु को दो तरीकों से ले सकते हैं, या तो सेम परमाणु या अलग अलग परमाणु। तो उस आधार पर कितने टाइप के हो गए, दो टाइप के हो गए। तो देखिए आपको ये पता चल गया कि अणु किससे बनता है, परमाणु से बनता है। किससे बनता है, परमाणु से बनता है। जो अणु होता है हम उसकी बात करें, वो किससे बनता है, परमाणु से बनता है। किससे बनता है, परमाणु से मिलकर बना होता है, एटम से मिलकर बना होता है, एटम से मिलकर बना। इस आधार पर कितने टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं अणु। अणु दो टाइप के होते हैं, कितने टाइप के, दो प्रकार के। कौन कौन से, एक होता है सम द्वि परमाणु, ठीक है, और दूसरा होता है विषम द्वि परमाणु, द्वि परमाणु, यानी कि होमो डाई एटॉमिक और ये क्या, हेटेरो डाई एटॉमिक। ठीक है। अब सम द्वि परमाणु का मतलब क्या है, मतलब समझिए आप। सम का मतलब हुआ समान, द्वि का मतलब दो, और परमाणु मतलब दो परमाणु। तो देखिए जो ऐसे परमाणु जो दोनों समान हो वो मिलके जो अणु बनाएंगे वो कौन से अणु कहलाते हैं, सम द्वि परमाणु कहलाते हैं। एग्जाम्पल में देखिए आप, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, और भी अदरवाइज कुछ गैस वगैरह है, वो सब क्या होती हैं, इसी तरह बनते हैं। देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों समान है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों समान है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन दोनों समान, यानी कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर एटम जितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सारे समान हो, वो क्या कहलाते हैं, समद्वि परमाणु कहलाते हैं। और विषम में क्या होगा, नाम से पता चला है, विषम मतलब जिसमें तत्व अलग अलग होंगे, परमाणु अलग अलग होंगे, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन फ्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आप देखिए इसमें एक तो हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन है, एक फ्लोरीन है, एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है। यानी कि परमाणु तो दो ही है, लेकिन दोनों ही क्या अलग अलग है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन अलग अलग है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, विषम द्विपरमाणु बोलेंगे। ये सम द्विपरमाणु हो गया, और अणु होता है वो परमाणु से मिलकर बना होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने आगे। अब देखिए जो गैसें होती है अक्रिय गैसें, कौन सी, अक्रिय गैसें। अपवाद है, नोट करना आपको अपवाद। अपवाद क्या है, जो अक्रिय गैसें होती हैं, कौन सी गैसें, अक्रिय गैसें, वो क्या होती हैं, परमाणुक अवस्था में स्थायी होती हैं। अक्रिय गैसें परमाणुक अवस्था में, परमाणुक अवस्था में स्थायी होती हैं। कैसे होती हैं, स्थायी होती हैं। अब देखिए स्थायी कैसे होती है, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन,
और रेंडोन, जीनोन और रेंडोन। परमाणु क्रमांक इसका 2, 10, 18, 36, 54 और 86। अब देखिए जो ये 18 वर्ग आवर्त सारणी अपने पढ़ेंगे आगे, आप एक बार यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लीजिए। आवर्त सारणी में टोटल 18 वर्ग होते हैं, जो लास्ट वाला वर्ग उसको 18 वर्ग कहते हैं। यह अक्रिय गैस होती हैं। क्या होती है? अक्रिय गैस होती हैं। अक्रिय मतलब जो क्रिया नहीं करते। तो जो 18 वर्ग के जितने भी तत्व हैं वो क्रिया कभी नहीं करते। और ये क्या होते हैं? परमाणविक अवस्था में स्थायी होते हैं। परमाणविक अवस्था में क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। क्यों स्थायी होते हैं? क्योंकि देखिए इसका विन्यास कितना है? 2, इसका 10, इसका 18, इसका 36, इसका 54, इसका 86। इनका जो विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वो क्या होता है? कंप्लीट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण होता है, इसलिए ये क्या होते हैं? स्थायी होते हैं, आगे क्रिया नहीं करते, यानी कि ये अक्रिय होते हैं, ये आगे कभी भी क्रिया नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है क्या आपको? अब ये अपवाद कैसे? मैंने अभी आपको बताया कि परमाणु होते हैं ना, वो कभी भी स्थायी नहीं होते, फ्री अवस्था में नहीं होते, मुक्त नहीं होते, मैंने बताया अभी। लेकिन अपवाद ये है कि जो अक्रिय गैस है ना, वो ऐसे परमाणुक अवस्था में स्थायी होती है। जैसा आपको दिख रहा है ना, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, सेम टू सेम इसी अवस्था में ये स्थायी होती है। क्यों स्थायी होती है? मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका पूर्ण होता है, इसलिए ये क्या होती है? स्थायी होती है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अपवाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं हम। अब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, कोई भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, H2 अपने हाइड्रोजन की क्रिया क्लोरीन से करवाई तो हमारे पास क्या बन गए? हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल बन गया। हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल बन गया। अब देखिए जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, तो उसमें हमेशा भाग कौन लेता है? परमाणु भाग लेता है। परमाणु भाग लेता है, अणु नहीं। अणु नहीं। तो आप क्या ध्यान रखना है? जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, हमेशा याद रखना उसके अंदर पार्टिसिपेट कौन करता है? परमाणु करते हैं, एटम करते हैं, न कि मॉलिक्यूल। कभी भी अणु भाग नहीं लेते रासायनिक अभिक्रिया में। भाग कौन लेता है? परमाणु लेता है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए जो ये हाइड्रोजन गैस है, ये इस प्रकार बंधे होते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग होती है। क्लोरीन है तो क्लोरीन क्लोरीन के बीच में बॉन्डिंग होती है। अब देखिए रिएक्शन कैसे करेंगे? ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन से क्रिया करेगा, एक हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल बन गया। फिर ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन से क्रिया करेगा, तो ये दूसरा एक और बन गया। तो कितना हाइड्रोजन क्लोराइड बन गए? 2 बन गए। तो ध्यान रखना भाग कौन लेता है? परमाणु लेता है, अणु नहीं लेता। ये मैंने आपको बता दिया, समझा दिया कि एक परमाणु पहले दोनों रिएक्ट करेंगे, एक बन गया, फिर दूसरा हाइड्रोजन दूसरे क्लोरीन से रिएक्ट करेगा और दूसरा अपने क्या बन जाएगा? अणु बन जाएगा, मॉलिक्यूल का निर्माण हो जाएगा। कहने का मतलब ये है परमाणु हमेशा सदैव सुरक्षित रहता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, पॉइंट में तो ध्यान। परमाणु सदैव सुरक्षित रहता है। कैसा रहता है? सुरक्षित रहता है, यानी कि रिएक्शन से पहले जितने परमाणु थे ना, उतने ही बाद में होते हैं। यानी कि न तो इनको उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इनको नष्ट किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। यानी कि जितने पहले थे परमाणु, उतने ही क्या होंगे? बाद में रहेंगे, इनकी सेम रहेंगे, कमी नहीं आएगी। तो ध्यान रखना परमाणु सदैव सुरक्षित रहता है। कहने का मतलब रासायनिक अभिक्रिया में जितने पहले भाग लेते हैं परमाणु, उतने ही बाद में होते हैं। न तो इनको उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इनको नष्ट किया जाता है। अब इसका भी एक अपवाद है, आपको अपवाद बता देता हूं। अपवाद क्या है? न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन नाभिकीय अभिक्रिया।
नाभिकीय अभिक्रिया। न्यूक्लियर रिएक्शन, इसे कहते हैं नाभिकीय अभिक्रिया। नाभिकीय अभिक्रिया में क्या होता है, जैसे ही रिएक्शन कराते हैं अपने, देखो यूरेनियम है, इसको अपने रिएक्शन करवाएंगे तो किसमें बदल जाता है, बेरियम और क्रिप्टोन में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, बेरियम और क्रिप्टोन में बदल जाता है। तो देखिए यहाँ पर परमाणु सुरक्षित है क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ तो यूरेनियम है पर बन क्या रहा है, बेरियम और क्रिप्टोन बन रहा है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको एक एग्जांपल और देख के बताता हूँ। देखिए अपने जब हाइड्रोजन की रिएक्शन नाइट्रोजन से करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, अमोनिया बनता है। क्या बनता है, अमोनिया। अब आप देखना ध्यान से, मैं आपको जो बात समझाने जा रहा हूँ देखना। यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, क्योंकि कोई नया आइटम नहीं है। फिर देखिए 2 3 6, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 6, और यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं, 2। अब हमें देखना है भी जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, उत्पाद बन रहा है, क्या वहां भी सेम है संख्या। तो देखिए नाइट्रोजन कितने हैं, 2 नाइट्रोजन है, और 3 दूनी 6, हाइड्रोजन भी कितने, 6। तो देखिए यहाँ पर भी 6 हाइड्रोजन, यहाँ भी 6 हाइड्रोजन, यहाँ 2 नाइट्रोजन, यहाँ भी 2 नाइट्रोजन। इसका मतलब इस रिएक्शन के अंदर जब अमोनिया निर्माण हम कर रहे हैं उसके अंदर परमाणु संरक्षित है। लेकिन ऊपर वाली रिएक्शन देखिए आप, जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उसके अंदर यूरेनियम था, यूरेनियम से क्या बन गया, बेरियम बन गया और क्रिप्टोन बन गया। क्या सुरक्षित है, नहीं है, परमाणु सुरक्षित नहीं है। तो ये आपको बात ध्यान रखना है कि नाभिकीय अभिक्रिया में कभी भी परमाणु सुरक्षित नहीं रहता। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे और आगे की तरफ बढ़ते हैं अपने। अब हम किसका अध्ययन करेंगे, ये तो हो गया नॉर्मल जानकारी होगी, सामान्य जानकारी होगी परमाणु के बारे में। अब हमें क्या पढ़ना है, परमाणु क्या होता है, परमाणु के अंदर क्या क्या पाया जाता है, परमाणु के अंदर क्या होता है, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, तो अपने पढ़ते हैं सबसे पहले। अब देखिए ये एक परमाणु है, ये नाभिक है। अब देखिए परमाणु क्या होता है, परमाणु एक धनावेशित खोखला गोला होता है। क्या होता है, धनावेशित खोखला गोला होता है। देखिए धनावेशित का मतलब क्या है, ये देखिए नाभिक है जो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, धनावेशित आ गया। खोखला मतलब देखिए अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ये क्या है, गोला है। तो देखिए जो परमाणु होता है वो एक धनावेशित खोखला गोला होता है। जो इसका केंद्र होता है उसे हम नाभिक कहते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों ओर क्या होती है, कक्षा होती है। क्या होती है, कक्षा। इसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्बिट, हिंदी में कहते हैं कक्ष। एक नाम और आता है सेल, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, कोश। कई बार इसे एनर्जी लेवल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल कहते हैं, एनर्जी लेवल। हिंदी में कहें तो ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है भी नाभिक के चारों जो कक्षा होती है इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, नाभिक धनावेशित होता है। नाभिक के अंदर 2 पार्टिकल पाए जाते हैं। नाभिक के अंदर कितने पार्टिकल पाए जाते हैं, 2 पार्टिकल पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन होता है वो क्या होता है, धनावेशित होता है। कैसा होता है, धनावेशित होता है, यानी कि धनायन होता है, धनावेशित होता है। और न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है। और इलेक्ट्रॉन आपको दिख ही रहा है, ये क्या होता है, ऋणावेशित होता है। क्या होता है, ऋणावेशित होता है। तो देखिए जो जो कुछ मेन है वो यही है। तो आपसे क्या पूछेंगे, आपसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा परमाणु के मूलभूत कण कितने हैं। तो परमाणु के मुख्यतः 3 मूलभूत कण हैं। कितने हैं, 3 मूलभूत कण हैं। कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋण आवेशित होता है, प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन हमेशा क्या होता है, उदासीन होता है। उस पर चार्ज कितना होता है, जीरो होता है। यानी कि एक तो आ गया नेगेटिव और ये आ गया पॉजिटिव और ये क्या आ गया उदासीन यानी कि जीरो। इस पर चार्ज कितना होता है, जीरो होता है। अब ध्यान रखना जितना आवेश धनावेश है उतना ही मात्रा में क्या होगा, ऋणावेश होगा। यानी कि समान मात्रा में धनावेश और ऋणावेश पाए जाते हैं तभी इनका स्थायित्व हो पाता है, नहीं तो ये क्या बन जाएंगे, आयन बन जाएंगे। अगर ऋणायन की मात्रा ज्यादा हुई तो ये ऋणायन बन जाएंगे, धनायन की मात्रा ज्यादा हुई तो धनायन बन जाएंगे, और बराबर अवस्था में है तो ये कैसे बन जाएंगे, एटम बनेंगे, परमाणु बनेंगे, यानी कि उदासीन होंगे वो। तो जितनी मात्रा में प्रोटॉन होते हैं उतनी मात्रा में क्या पाए जाते हैं, ऋणायन पाए जाते हैं। तो आपसे पूछा जाए नाभिक किसकी वजह से धनावेशित होता है, तो किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन की वजह से क्या होता है, धनावेशित होता है। ये आपको समझ में आया, नाभिक किसकी वजह से, प्रोटॉन की वजह से क्या होता है, धनावेशित होता है। अब हमें क्या पढ़ना है, इनकी उनको डिस्कवर किसने किया, खोज किसने की। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन है इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने इसकी खोज की थी। और नाम किसने दिया या शब्द किसने दिया, स्टोनी नामक वैज्ञानिक ने क्या दिया, नाम दिया। यहां मैं लिख रहा हूं स्टोनी नामक वैज्ञानिक ने क्या दिया था, नाम दिया था। ठीक है। नाभिक की खोज किसने की थी, नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। और देखिए इन्होंने एक प्रयोग किया था, बहुत फेमस प्रयोग है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट प्रयोग है अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है। अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, ये आपको बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट, याद रखना है, इसका टिक लगा लेना, इसको याद करना है। अब देखिए प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी, गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी। जेम्स चैडविक ने खोज की थी। कब की थी, सन 1932 में खोज की थी। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी, न्यूट्रॉन की थी। कब की थी, 1932 में की थी। इसका प्रयोग कौन सा था, इसका भी प्रयोग कौन सा था, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग था। कौन सा था, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। अब बच्चों के स्टूडेंट्स के डाउट रहेगा भी इन्होंने भी अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया, इन्होंने भी अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया, तो डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस समझिए आप, डिफरेंस ये है कि रदरफोर्ड ने हीलियम के ऊपर प्रयोग किया था। किस पर किया था, हीलियम। लेकिन जो जेम्स चैडविक थे उन्होंने बेरिलियम पर प्रयोग किया था। किस पर किया था, बेरिलियम पर प्रयोग किया था। ठीक है। तो जो रदरफोर्ड थे उन्होंने हीलियम पर, और जो जेम्स चैडविक थे उन्होंने बेरिलियम पर प्रयोग किया था। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की, और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। नाम किसने दिया, स्टोनी ने दिया। अब देखिए, अब कुछ बच्चों को डाउट है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो कुछ कहीं कुछ किताबों के अंदर रदरफोर्ड भी लिखा हुआ है, कहीं किताबों के अंदर गोल्डस्टीन भी लिखा हुआ है। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, टेंशन नहीं लेने को, ध्यान रखना। इसके अंदर एक कंफ्यूजन आपका निकाल देता हूं मैं। जब रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की तो आपको पता है ऑटोमेटिक सी आपका दिमाग में आ जाना चाहिए नाभिक के अंदर धनावेशित होता है, और धनावेश क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो जब रदरफोर्ड ने खोज की है तो किसकी खोज की, प्रोटॉन की होगी ना खोज। ये बिल्कुल आप समझिए तरीके को, न्यूट्रॉन की खोज तो जेम्स चैडविक ने कर दी। अब जो इसके अंदर खोज करेंगे वो तो उदासीन था, धनावेशित पार्ट क्या है, नाभिक है, तो नाभिक खोज रदरफोर्ड ने की है, तो ऑटोमेटिक सी बात है प्रोटॉन की खोज उन्होंने की है। लेकिन जिसका इसका विस्तृत जो आगे अध्ययन किया गया था वो किसने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था। तो जब आपको ऑप्शन में दोनों आ जाए तब आपने गोल्डस्टीन करना है। अगर आपके पास रदरफोर्ड है, ओनली वन रदरफोर्ड है तो रदरफोर्ड, ओनली वन गोल्डस्टीन है तो गोल्डस्टीन, लेकिन दोनों आ जाए तो क्या करना है, गोल्डस्टीन करना है। क्योंकि इन्होंने खोज तो कर दी नाभिक की, उन्होंने बता भी दिया एक नाभिक के अंदर धनावेशित पार्टिकल होता है, उसकी भी खोज कर दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन ये आगे तो विस्तारित रूप से नहीं बता पाए, इनका मास चार्ज वगैरह नहीं बता पाए। वो किसने बताया, गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। अब देखिए परमाणु के अंदर 3 मूलभूत कण पाए जाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है पॉजिट्रॉन, क्या पाया जाता है, पॉजिट्रॉन। एक पाया जाता है न्यूट्रिनो,
क्या पाया जाता है, न्यूट्रिनो, एंटी इलेक्ट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, मेसॉन, अपने को उसको नहीं पढ़ना है। एक चीज पढ़नी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन पर आपको क्वेश्चन आया होगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ पॉजिट्रॉन क्या होता है। पॉजिट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन पॉजिटिव होता है। देखिए ये इलेक्ट्रॉन ना, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसे है, धनावेशित। अगर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज पॉजिटिव आ जाए, इलेक्ट्रॉन तो ऋणावेशित है लेकिन इलेक्ट्रॉन पर क्या आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो उससे हम पॉजिट्रॉन कहते हैं। आपको नाम से पता चल रहा है, पॉजी, पॉजी मतलब पॉजिटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव आ जाए, तो उससे हम क्या कहते हैं, पॉजिट्रॉन कहते हैं। अब इसकी खोज किसने की थी, प्रश्न क्या आया था, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की। अब कुछ बच्चों को पता ही नहीं पॉजिट्रॉन होता क्या है, तो सबसे पहले पता लग गया होगा आपको पॉजिट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर धनावेशित चार्ज। अब खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी सी डी एंडरसन ने। किसने खोज की थी, सी डी एंडरसन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। तो आपको यहाँ पर पता चल गया होगा, परमाणु धनावेशित खोखला गोला होता है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जितना धनावेश उतनी मात्रा में ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, नाम स्टोनी नामक वैज्ञानिक ने दिया था। नाभिक खोज रदरफोर्ड ने की थी, अल्फा किरणन प्रयोग के द्वारा हीलियम पर किया गया था। ठीक है, नाभिक के अंदर दो होते हैं पार्टिकल, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने, ये धनावेशित होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने 1932 में, यह उदासीन होता है। और इसकी खोज किसने, किस प्रयोग द्वारा की, अल्फा पर किरण प्रयोग किस पर किया गया, बेरिलियम पर किया गया था प्रयोग। ठीक है, पॉजिट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होता है, इसकी खोज सी डी एंडरसन ने की थी। जो बाहरी कक्षा होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा स्तर या कक्ष या कोष कहते हैं। ठीक है, अब हमारी एक छोटी चीज रहेगी, वो क्या रहेगी, हमें चार्ज देखना है, चार्ज कितना कितना है, तो हम देखेंगे अब चार्ज कितना कितना होता है। कहने मतलब इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, प्रोटॉन पर कितना होगा और न्यूट्रॉन पर कितना होगा। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉन के बारे में देखेंगे, फिर अपने प्रोटॉन के बारे में देखेंगे, फिर न्यूट्रॉन के बारे में देखेंगे। पहले हम क्या देखेंगे, चार्ज देखेंगे। क्या देखेंगे, चार्ज, आवेश। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। ये इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, ऋणावेशित, तो यहाँ ऋणावेशित आएगा। और प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर क्या है, प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम आएगा। अब देखिए, अगर हम कूलम को ईएसयू में बदलें, किसमें बदलें, ईएसयू में, तो ध्यान रखना कैसे बदलेंगे। एक कूलम के अंदर कितने ईएसयू होते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूं, एक कूलम के अंदर 3 इंटू 10 की पावर 9 ईएसयू होते हैं। ईएसयू होते हैं, ईएसयू का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर विद्युत इकाई। क्या होता है मतलब, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर विद्युत इकाई। तो एक कूलम के अंदर 3 इंटू 10 की पावर 9 ईएसयू पाए जाते हैं। जब इसको अपने ईएसयू में चेंज करेंगे तो उसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 16 × 48, और यहाँ पर 4 घटेगा 10 की पावर माइनस 10 और ईएसयू आ जाएगा। सेम टू सेम यहाँ आएगा, लेकिन आएगा किसमें, पॉजिटिव में आएगा, तो 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10 ईएसयू आएगा। ठीक है, और न्यूट्रॉन पर आपको पता है ये उदासीन होता है, इस पर आवेश कितना होता है, 0 होता है, 0 होता है, ये आपको पता है। ये तो बात हो गई चार्ज की। अगर आपसे पॉजिट्रॉन पूछ रहे, क्या पूछ रहे, पॉजिट्रॉन, ई पॉजिटिव, तो मैंने क्या बताया था, कुछ चेंज नहीं करना, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो वहां क्या कर देना है, पॉजिटिव, तो चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो आप इतना ध्यान रखना। अब बात करते हैं, ये तो हो गई चार्ज की बात, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो हो गई चार्ज की बात। अब हम किसकी बात करेंगे, मास की, द्रव्यमान की बात करेंगे। तो देखिए, अब हमें क्या बात करनी है, द्रव्यमान के ऊपर बात करनी है। इनका द्रव्यमान कितना कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यानी कि मास, पहले हमने किसके बारे में बात की, चार्ज के बारे में, अब हम मास की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी होता है। अगर ग्राम में बात करें तो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 28 ग्राम होगा। इसी तरह प्रोटॉन का कितना होगा, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 केजी होगा।
अगर ग्राम में बात करें तो 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम होगा। और न्यूट्रॉन का क्या होगा 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 23 केजी। और ग्राम में बदलेंगे तो कितना होगा 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। अब देखिए ग्राम में बदलना तो क्या करना है, केजी की जगह क्या करना है 10 की पावर 3 ग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 4 ग्राम होते हैं। 27 में से 3 गए 24 बच गया ना। लगभग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान समान होता है। लगभग मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, लगभग इक्वल होता है। क्या होता है लगभग इक्वल होता है, मामूली सा फर्क होता है, यहाँ पर 2-3 में कुछ पॉइंट में फर्क होता है, बाकी सेम होता है। अब आपसे पूछिए लिया जाए पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। ध्यान रखना जो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होता है, मास ऑफ पॉजिट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको कहें तो आप क्या मान सकते हैं ई पॉजिटिव मान लीजिए। इन दोनों का द्रव्यमान क्या होता है बराबर होता है। कि मैंने अभी आपको बताया था पॉजिट्रॉन के अंदर सिर्फ चार्ज अलग होता है, बाकी सब कुछ इलेक्ट्रॉन के समान होता है, तो द्रव्यमान भी कैसा होगा इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। तो मैंने आपको 4 चीजें बता दी, आपको क्या 4 चीजें के बारे में बता दी। अब आपके पास ऑर्डर पूछता है, क्या पूछता है द्रव्यमान का ऑर्डर पूछता है। कहता है कि द्रव्यमान के क्रम में लिखिए, द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में क्या लिखना है इन सभी का स्थायित्व लिखना है। तो कैसे लिखोगे आप, सबसे कम द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का, उससे ज्यादा प्रोटॉन का, और उससे ज्यादा किसका होता है न्यूट्रॉन का होता है। ये आपको हमेशा के लिए ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन का सबसे कम द्रव्यमान होता है, उससे ज्यादा प्रोटॉन का होता है, उससे ज्यादा न्यूट्रॉन का होता है। ये द्रव्यमान का बढ़ता हुआ क्रम आपको हमेशा के लिए ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपने सारा कंप्लीट पढ़ लिया होगा। अब हम कल नए टॉपिक पर बात करेंगे कि परमाणु क्या होता है, किसने बताया परमाणु क्या होता है, ये किसने बताया, किसने किसने क्या सिद्धांत दिए, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब जिस बच्चे को या जिस स्टूडेंट्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा या कुछ सवाल कुछ पूछे तो आप कमेंट करके बताइए भी हमारा ये सवाल है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। और मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको लेक्चर बिल्कुल समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।